सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। आपकी जय। साथियों, आज लाइव आने का मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, लेकिन सामान्यतः लाइव आ गया हूँ। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर हमारे विरोधी संगठनों द्वारा कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है और उन भ्रांतियों को लेकर जोरों शोरों से प्रचार भी किया जा रहा है। और इसी बीच हमारे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच भी घमासान मची हुई है। घमासान ये मची हुई है कि इन तमाम मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे समुदाय के कार्यकर्ता या समाज के सदस्य आपस में आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है, अर्थांश आंख मिचोली खेल रहे हैं। दूसरी ओर इन घटनाओं के एक तरफ किया जाए तो दूसरी ओर हाल ही में खलगाट में हमारे आदिवासी बेटे का एक मकान तोड़ा गया है, जिसकी पत्नी गर्भवती है। उनकी मां लाचार है, बेबस है, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रही थी। इन मुद्दों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। एक और दूसरी ओर बदनावर में हमारे आदिवासी समुदाय के बेटों की भूमि को प्लांट वालों को हस्तांतरित की गई है। उसमें भी बड़ा षड्यंत्र किया गया है। उन बेटों का जो जाति प्रमाण पत्र था, वहीं हमारा आदिवासी एसडीएम जो कि वीरेंद्र कटारे है, उन्होंने आदिवासी भाइयों को एससी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? आज लगातार आदिवासियों के साथ शोषण उत्पीड़न हो रहा है। असल में हम मुद्दों पर आते ही नहीं है। जिन मुद्दों से हमें कुछ नहीं मिलना है, उन मुद्दों पे लड़ते रहते हैं। तो फिजूल बातों के लिए, फिजूल मुद्दों को लेकर आपस में लड़कर हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग समाज को कौन सी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? हाल ही में खलगाट की घटना देख लो, और आए दिन सैकड़ों घटनाएं घटित होती रहती है। कुछ घटनाएं तो हमें पता भी नहीं चल पाती, कुछ घटनाएं सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल होने का हमें पता चल जाती है। इसी बीच जब हम लोग फेसबुक जैसे सोशल मंच को खोलते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामाजिक क्षेत्र में कई अनुभवी साथी कई वर्षों से कार्य कर रहे हो, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं और उन मुद्दों पे उनका मुंह तक नहीं खोलता है। तो इस प्रकार के कृत्य ना करें जिससे समाज को शर्मिंदा होना पड़े। दूसरी ओर जो हमारे गैर वैचारिक संगठन है ना, जो हमारे आदिवासी समुदाय के, हमारे पुरखों के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, वो लोग भी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। वहां पर भी किसी का मुंह नहीं खोल रहा है कि इस प्रकार की भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं। वही लोग 2019-2020 में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। शासन प्रशासन का सहयोग लेकर वो एक अलग संगोष्ठियां, अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे। 2 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा सार्वजनिक मंच से विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा की गई थी। सरकारी कैलेंडर में भी जारी किया गया था। उससे पहले भी हमारे समाज के लोग इस अवकाश के लिए
भूख हड़ताल तक पर बैठे थे, 8-8 दिन तक बैठे थे। कब तक हम लोग समझौता करते रहेंगे, कब तक भीख मांगते रहेंगे प्रशासन से? कब तक हमें ये वोट बैंक समझते रहेंगे? और इन सभी जितने भी हमारे साथ षड्यंत्र किए जाते हैं ना, इन सभी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही लोगों का हाथ रहता है। हम लोग कोसते दूसरों को, लेकिन हम अपने ही लोगों को नहीं सुधार पा रहे हैं। एक बड़ी विडंबना की बात है हमारे समुदाय में। हमेशा अपने लोगों का जो शोषण हुआ ना, अपने लोगों से ही हुआ। छल किया है अपने लोगों के साथ तो अपने ही लोगों ने किया है। पूरा ठीकरा हम दूसरे लोगों पे फोड़ देते हैं। पीड़ा होती है ये सब देखकर। अभी परसों इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने गए, वो अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। एक और शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदिवासी हितैषी बनने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर हमारी तमाम घटनाएं होती है, हमारे तमाम आंदोलन होते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे युवाओं की आंखें नहीं खुलेगी। हमें बस कार्यक्रम में जाना है, बढ़िया गुटर मस्ती करना है, नाचना है और वापस आ जाना है। हमने कभी भी यह संकल्प नहीं लिया कि उस कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां पर जितने भी वक्ता आएंगे, हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग के जो भी साथी आएंगे, उनके विचारों को ध्यान से सुने और उनके विचारों का अनुसरण करें। ऐसा कतई नहीं होता है। इन सब के अभाव के कारण फिर वही बकलोल बातें फेसबुक जैसे मंच पे होती रहती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आजकल मैं धरातल पे लोगों को लड़ते झगड़ते नहीं देखता हूं, पर आजकल मैं इस आभासी दुनिया में, आभासी प्लेटफॉर्म पे लड़ते झगड़ते देखता रहता हूं। कई लोगों के मन मुटाव हो जाते हैं, जब आमने सामने गुजरते हैं तो एक दूसरे को देखते तक नहीं, बोलते तक नहीं। तो पुरखों ने हमें यह नहीं सिखाया है कि आपस में लड़ो और मर जाओ। पुरखों ने यह कहा है कि समाज के लिए लड़ो और मर जाओ। और पुरखों ने यही प्रेरणा दे के गए, वो उनसे प्रेरित होना चाहिए। वो समाज के लिए लड़े भी और मरे भी है। आज उनकी पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके वंशजों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सब काम हवा हवाई से नहीं होता है। कुछ मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो हम लोग हमेशा नाचते रहेंगे, कूदते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। नागदा में मूर्ति स्थापित की गई थी अभी कल, टंटिया व्हील की। कितना मशक्कत करना पड़ा है इस देश के राष्ट्र मालिक को, इस देश के रॉबिन हुड को। आदिवासियों के मसीहा की मूर्ति स्थापित करने के लिए वहां के स्थानीय टीम को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो यह सब, इस प्रकार का जो व्यवहार है, दोहरा रवैया है, केवल आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ क्यों किया जाता है? आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे समुदाय के बीच से एक राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन है। लेकिन वाकई में हमारे आदिवासियों के हित में कोई ऐसा उचित निर्णय लेने की क्षमता है हमारे नेताओं में, हमारे जनप्रतिनिधियों में? नहीं है। और विशेषकर हम लोग कहते कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असल में देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा स्थिति वहीं खराब है ना। वहीं पे कुपोषण जैसी स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। पलायन भी सबसे ज्यादा वहीं हो रहा है।
तो लोगों में जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता लाने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे कि लोग कैसे अवर करेंगे। आज अपनी 10-10, 20-20, 30-30 बीघा जमीन छोड़कर बाहर पलायन कर रहे हैं, 200-400 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। वही उन्हें सही से हम लोग प्रशिक्षित करें, अवेयर करें, तो वो अपनी खेती पर ना उस श्रमिक मजदूरी से कई गुना उपज अपने खेत से कमा सकता है। छोटे छोटे व्यवसाय खोलकर अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन हम लोग इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हर समुदाय में ना, हर वर्ग में, हर समाज में अपने समुदाय के हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, धर्मशालाएं होती है, ट्रस्ट होते हैं। हमारे समुदाय के नाम पे ना तो स्कूल है, ना अस्पताल है, ना ट्रस्ट है, ना धर्मशालाएं हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जगह बनी होगी ना, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन अधिकांश जगह नहीं है। तो हमें इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान नहीं आएगा यहां बताने के लिए कि बेटा तुम ये काम कर लो, ये काम बचा है। इस पर स्वयं को चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर युवाओं की बात करता हूं। फेसबुक कुछ नहीं काम करेंगे, दिन भर 1.5 GB डेटा रहता है, रिचार्ज पता नहीं कैसे कहां से करवाते हैं। मुझे तो बहुत महंगा रिचार्ज लगता है। 300 का जब रिचार्ज करवाता हूं ना महीने में, पता ही नहीं चलता 28 दिन का रहता है, कैसा महीना निकल जाता है। कुछ नहीं, सुबह से उठे, खाना वाना खाया, ऐसा लग रहा कि बोर हो रहे हैं तो फेसबुक खोला, एक दूसरे पे लगातार कटाक्ष कटाक्ष कटाक्ष। अरे अपने अंदर खुद के विचार भी तो पैदा करो। कब तक कॉपी पेस्ट पे जियोगे? दूसरी बात फिर ना, जब पता है कि हम लोग बेरोजगार है ना, हमारे लिए कोई आगे नहीं आएगा, कोई भी आगे नहीं आएगा। हमारे समाज के संगठन भी आगे नहीं आ रहे ना, कभी आएंगे ना। तो हमें सरकारी भर्तियों के लिए क्या करना चाहिए, 1 लाख पदों के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए योजना बनाओ भाई। वो हमें भविष्य में काम देगा। उससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तकरीबन 1.5 लाख पद खाली है, 1 लाख पद। कौन आवाज उठा रहा है? अभी इंदौर में कृषि महाविद्यालय के छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम युवा साथियों की, हम भी उस आंदोलन में सहभागी बने। चलो इतने अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण हम लोग सहभागी नहीं बन पाते हैं, तो कम से कम उनके समर्थन में आप अपने क्षेत्र में ज्ञापन तो दे सकते हैं, विरोध तो जता सकते हैं कि उस महाविद्यालय उन छात्रों के साथ गलत हो रहा है। आज उनकी बारी, कल हमारी बारी होगी। और हमेशा यही होता है, जब हमारे वेटनरी साइंस के स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं तो मेडिकल वाले नहीं आते, इंजीनियरिंग वाले नहीं आते, एग्रीकल्चर वाले नहीं आते। जब एग्रीकल्चर वाले करते हैं तो मेडिकल वाले नहीं आएंगे, हमारे वेटनरी वाले नहीं आते। तो यह कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमें अभी एक मंच पर आकर लड़ने की आवश्यकता है। ये विभाजनवाद की नीति को छोड़ना होगा हमें। ये हमारे आदिवासी सामाजिक संगठनों की बात है ना, कि कोई भी किसी एक मुद्दे को लेकर एक साथ एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है। सब अलग अलग अपने बैनर के तले आंदोलन, धरना करना चाहते हैं। कहीं जयेश आंदोलन कर रहा, दूसरे संगठन के लोग नहीं आएंगे। जहां दूसरे संगठन के लोग आंदोलन कर रहे, वहां जयेश नहीं जाएगा। होता है ऐसा, अक्सर मैंने देखा है, और ये सत्य बात है। तो हमें इस पर योजना बनाना है कि ये सभी लोग एक मंच पर कैसे आए। साथ ही साथ ना, एक मंच पर आ गए तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। लोगों के बीच में जो बिखराव का मैसेज जा रहा है, वो मैसेज नहीं जाएगा।
एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। फिर हमारे आदिवासी समुदाय के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें से एक कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस का होता है ना। विगत 7-8 सालों से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़े स्तर से मनाया जाता है ना। तो इस दिन भी मैंने देखा है अक्सर बड़े धूमधाम से अब अपने क्षेत्र में रैली निकाली जाती है। तो जहाँ कार्यक्रम होता है ना, उस कार्यक्रम क्षेत्र में ना देसी और अंग्रेजी मंदिरा की दुकानें होती है ना। तो मुझे कार्यक्रम में लोग जाते हैं ना, मुझे बेहद अच्छा लगता है। हमारे समुदाय के लोग अपना कीमती समय निकाल कर ना इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस कलाली पर ज़्यादा भीड़ दिखती है ना। चलो जाना चाहिए, अच्छी बात है, तुम पियो ना, रोज तो पीते हो, तो एक दिन नहीं पियोगे तो कौन सा मर जाओगे, क्यों समाज को बदनाम करते हो ना। पीले गमछे डाल के जा रहे हैं तो कहीं एकदम आदिवासी जो टी शर्टें हैं ना आजकल चल रही ट्रेंड में ना, प्रिंटेड, वो पहन के जा रहे हो ना। भाई साहब एक बियर दो, MDI भी जमाने भर के ब्रांड है, वो दो, और खुलेआम वहीं पी रहे हैं जिससे बहुत बड़ा काम कर रहे हो, उनको सम्मान मिलने वाला हो, वो भी इस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। तो इन जो हम लोग कहीं ना कहीं ऊंची हरकतें करते हैं ना, इन्हें बंद करना होगा। पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारे जब बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं नगरों में या अपने क्षेत्र में, नगर, उपनगर, महानगर में, जहां पर भी आयोजन किया जाता है, तो वहां पर विशेषकर ये देसी अंग्रेजी मंदिरा की जो दुकानें हैं, वाइन शॉप है, उन्हें तुरंत वहां के आबकारी विभाग से बात करके ना, संबंधित जिले के कलेक्टर से बात करके उस दिन वहां की दुकानें बंद करवा देना चाहिए ना। तो इससे क्या होगा, वहां पे विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो व्यक्ति क्या है, जब शराब पी लेता है ना, मंदिर का सेवन कर लेता है, थोड़ा जोशीला हो जाता है ना कहीं ऐसे में विवाद जैसी स्थिति हो जाती है ना। इसी बीच फिर जब हम लोग कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो उसके पश्चात कई जगह वाहन रैली निकाली जाती है। तो वो एक वाहन रैली है, सबको एकदम क्रम से चलना है, एक के पीछे ना, एक गाड़ी पीछे एक। तो हमारे जोशीले नौजवान क्या करते हैं ना, जैसे कहीं बाइक रेसिंग हो रही हो वहाँ पे ना, कलोज दबाएंगे, रेस ज़्यादा देंगे, तो ऐसे में कहीं मर कर जाओगे तो संगठन वालों के माथे आओगे। अक्सर ऐसा होता है, देखा हमने। समझाते भी है कि बेटा ऐसा मत कर ना, पीछे से एकदम रेस ज़्यादा देंगे ना, आगे वाले पहियों को उठाएंगे ना, तो गाड़ी को खराब कर तो रहे हैं ना, साथ ही साथ वो खुद भी तो असुरक्षित है। रोड पर भी जा रहे हैं ना हम लोग, बाइक रैली तो एकदम रेस चलता है ना, वो सोचता है कि मैं आगे जाऊं, वो सोचता है मैं आगे जाऊं, ताकि उनको पुरस्कार मिलना होगा या पुरस्कार मिलने वाला होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है हमें ना। जितने भी कार्यक्रम करना है उसमें अनुशासन बहुत जरूरी है, और जहां अनुशासन होता है वहां पर सफल कार्यक्रम होते हैं ना। हमें समाज को सही संदेश देना है तो हमें इस कार्यक्रम में बहुत ना अच्छे से नाच भी लेते हैं ना। कुछ लोग अपनी मंच पर आकर अपनी बात रख के जाते हैं ना, लेकिन कुछ यार अपडेट होना चाहिए इसमें ना, अपडेट होना चाहिए, कुछ बदलाव दिखना चाहिए। हमें वहां पे एक थीम तैयार करना चाहिए कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज हमें एक थीम तैयार करना चाहिए, उस थीम पे हमें पूरे साल काम करना चाहिए ना। जैसे एक साल हमने ले ली इस विश्व आदिवासी दिवस पे एक थीम ले ली ना, एक योजना तैयार की कि हमें सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक साल पूरा काम करना है, तन मन धन से
लग जाओ, जितना समय मिले हमें ना, हफ्ते में एक दिन में मिले, महीने में एक दिन मिले, हमें बच्चों को बिल्कुल शिविर के माध्यम से ना अभियान चलाना चाहिए, संगोष्ठी करना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है हमारे समुदाय का ना, विशेषकर निम्न वर्ग के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं उनमें पढ़ने का भाव है ना। वो यही सोचते हैं हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। मजदूरी करते बेचारे, होटलों में काम करते हैं ना, बंधुआ मजदूरी करते हैं ना। तो उनके लिए हम क्या कर रहे भाई? कुछ नहीं कर रहे। तो असल में जब हम अंतिम पंक्ति की बात करते हैं तो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बीच भी तो पहुंचना होगा, उनकी भी तो समस्या जानना होगी, वो भी क्या चाहते, वो भी तो सुनना होगा। अन्यथा स्थिति जस की तस रहेगी ना। तो मेरा छोटा सा ये सुझाव था कि कार्यक्रम को लेकर लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैला रहे, तो हमें भी उनसे ज्यादा प्रचार प्रसार करना है, भ्रांतियों को दूर करना है, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। इस बार के विश्व आदिवासी दिवस पर कुछ अलग होना चाहिए। अलग ये होना चाहिए कि हमें, जैसे यूएनओ ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ना, हर साल प्रत्येक वर्ष मतलब थीम तैयार करता है ना, उस थीम पर काम करते हैं उनकी टीमें ना। जैसे 2020 में शायद इंडिजिनस लैंग्वेज के संरक्षण के लिए उन्होंने थीम तैयार की थी ना। फिर 21 में सबको जोड़ो करके थीम तैयार की थी, सभी जो अलग बटे हुए उनको ना। अभी महिलाओं के लिए थीम तैयार की है। हमारे जो पुराने जो ना मूल अधिकार है ना, उनको लेकर कितनी सजग है हमारी आदिम समुदाय की महिलाएं ना। इस प्रकार की ये 2022 की थीम है ना, जो ना, तो ऐसी थीम हमें बनाना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही थीम हो ना, हर क्षेत्र में आप अपनी परिस्थिति के अनुसार वहाँ की जो समस्या है, उन समस्याओं के अकॉर्डिंग एक थीम बनाकर उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में हमें ना सुर्खियों में आना है ना, और हम सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं ना। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहो ना। हमें जोड़ना है, हमारे पुरखाओं ने कभी भी तोड़ना नहीं सिखाया है ना। सामने दुश्मन भी मिल जाए उसको भी गले लगा लो ना। गले लगाने से हम लोग छोटे नहीं बन जाएंगे ना। ये जो अभी बिखराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, बहुत से गैर समाज के लोगों में एक गलत मैसेज जाता है, लोगों के सामने हम लोग हंसी के पात्र बन रहे हैं। तो सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो अपने आप को समाज का माई बाप समझता है उसको लात मारो ना। सोशल साइट्स पे विरोध नहीं करना है ना, लेकिन जहां पर हमें अवसर मिले प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने का, उसे समझाने का, तो बिल्कुल सामूहिक रूप से उसे समझाना है कि दादा ये गलत है, हमें समाज के साथ चलना है और एकजुट होकर चलना है, संगठित होकर चलना है। इस प्रकार से हमें समझाइश देकर कहीं ना कहीं हमें सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता है ना, एक करने की आवश्यकता है, ताकि तमाम जितने भी अलग अलग गुण बने हुए वो एक हो जाए ना। क्योंकि आए दिन अलग अलग गुट बनते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे विचारों से सभी लोग सहमत रहते हैं ना। विचारों में सहमति असहमति चलती रहती है ना, चाहे वो गांधी के विचार हो या बिरसा के विचार हो या गोडसे के विचार हो या नेहरू के विचार हो। तो व्यक्ति पर निर्भर करता है किसके विचारों से सहमत है, किसके विचारों से असहमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस व्यक्ति पे पूरा कटाक्ष करने लग जाए ना। हम उसके विचारों से असहमत है तो एक भाषा का ध्यान रखकर ना उसका विरोध करना चाहिए ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे ना, इस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है ना। कुछ साथी हमसे अलग जा रहे तो क्यों जा रहे, उनका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए हमें, ताकि हम लोग वापस हमारे खेमे में ला सके, हमारी जो वैचारिक लड़ाई हो और अधिक से अधिक
मजबूत हो सके। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा ना। साथ ही साथ पहले कुछ समय पहले हमने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे आदिवासियों के नाम पे क्या कुछ गैर लोग जाति प्रमाण पत्र बहुत जारी करवा रहे और उन जाति प्रमाण पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं, शासकीय सेवाओं, शासकीय सेवा या कहीं तो जितने प्रकार की भर्तियां होती है, शासकीय भर्तियां, उन पर वो लोग पदस्थ हैं। तो ये 2018-19 में शायद ये थोड़ा सा मुद्दा उछला था कि हमें जांच करवाना चाहिए इन तमाम जाति प्रमाण पत्रों की एक बार पुनः ना, और जिनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र है उन्हें तुरंत निरस्त करवाने की मांग की जाना चाहिए। तो ये मुद्दा भी दब के रह गया है। तो मैं चाहता हूं कि सभी साथी ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से ना इस मांग को भी बिल्कुल उठाना चाहिए। ये मांग जायज है ना। दूसरा ये कि नहीं, बेचारे सभी लाचार बेबस रहते हैं ना। मैं भी समझता हूं, हम लोग काम पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है हमें शाम को खाना नहीं मिले, शाम को तेल लाने के लिए पैसे नहीं मिले, लेकिन एक समाज का एक बड़ा हिस्सा निम्न वर्ग का गैर आदिवासियों के यहाँ मजदूरी करने जाता है, फिर कहीं अनहोनी होता है तो समाज के पास आता है। तो इसे कैसे नियंत्रित करना है, इस पर भी विचार करना होगा ना। हाँ ना, पिकअप भर भर के ना छोटे छोटे बच्चे 12 साल 15 साल के जो अपनी पढ़ाई को छोड़ते हुए, स्कूल ना जाते हुए वहां पे मजदूरी करना चाहिए ना। वहीं दूसरी ओर देखने में आता है गांवों में कि कोई सक्षम वर्ग या किसी के यहाँ ज्यादा जमीनें हैं, ज्यादा भूमि है, वहां पर अपने लोगों को मजदूरी बुलाता, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो बोलेगा भाई तुम्हारी मजदूरी 150 है तो मैं 180 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, पर बिल्कुल नहीं जाएगा। वही दूसरी ओर कोई सिरवी पाटीदार समाज का आता है, वो जो मजदूरी 150 रुपये दे रहा, वहां सभी जाएंगे, सामूहिक रूप से जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है समुदाय के बीच में ना। तो ये जो बीच में जो खाई बनी हुई है, इस खाई को कैसे भरे, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि वाकई में हम लोग इनके लिए कुछ करना चाहते, अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते, तो इनके बीच हमें उठना बैठना पड़ेगा ना। इनके भी भाव जानना पड़ेगा, इनको भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि समाज जिंदा है, समाज के लोग जिंदा है, समाज के बेटा जिंदा है, जो अपना सब कुछ लुटाकर, सब कुछ दांव पर लगाकर ना इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, पुरखा के विचारों को प्रसारित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये उनको एहसास दिलाना होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। क्योंकि आज वर्तमान समय में तो ऐसे करीबन 60% लोग होंगे जिनकी 2-2 4-4 बीघा जमीन बची होगी। कुछ लोग ही तो वो भी नहीं बची होगी। क्योंकि देखो, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जमीनों का तो विभाजन यूं ही होते जाएगा ना। जिसकी 100 बीघा होगी उसकी भी आज वर्तमान समय में 5 बीघा आ गई है, 3 बीघा आ गई है। 4 पीढ़ियों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। 2 पीढ़ियों में बहुत भूमि का विभाजन हो जाता है। हाँ, आने वाले 2 पीढ़ियां और आएगी, उनको घर बनाने के लिए अपने आदिवासी समाज में जमीन नहीं मिलेगी ना। और हमारी जो जमीन है सब वन विभाग द्वारा हड़पी जा चुकी है ना।
हमारे गांव की भूमि ना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है गांव की भूमि गांव की होती है ना, लेकिन ये शासन प्रशासन के कब्जे में होगी, शासकीय भूमि उसको करार दे दिया गया है। तो ये सोचने समझने वाली बात है ना कि दूसरे वर्ग के लोगों को कैसे 200-300 हेक्टेयर दे दिए धार्मिक स्थलों के नाम है ना। आपने कभी सुना कि हमारे आदिवासी पूर्वज हैं, हमारे देवी देवताओं के नाम पे 200-300 बीघा जमीन या 100-200 हेक्टेयर जमीन हमारे आदिवासी पुरखाओं के लिए आवंटित हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन दूसरे वर्ग के जितने भी उनके देवी देवता हैं, मंदिर है, उन्हें पहाड़ की पहाड़ दे दिए गए हैं ना, उनके ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं ना। कई ट्रस्ट की जमीनें बड़े बड़े नगरों में देख लो ना, 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर भी नहीं, 100 200 हेक्टेयर एक साथ ना नगर के बीच में। हमारे पास क्या है ना, उन बड़े बड़े नगरों में हमारे खुद का एक धर्मशाला भी नहीं है, अस्पताल हो रही तो दूर की बात है ना। तो ऐसे बड़े बड़े नगरों में भी बहुत सारे हमारे युवा साथी पढ़ने आते हैं ना, तो इनके लिए हमें छात्रावास की हमारे समाज की ओर से बिल्कुल व्यवस्था करना चाहिए। शुल्क रखो तुम ना, बाहर के हॉस्टलों में 5,000 ले रहे, तुम 2,000 लो, 3,000 लो ना, जिसमें उसका मैनेजमेंट हो सके उस हॉस्टल का ना। हॉस्पिटल खोलिए ना, न्यूनतम दाम में अपने समाज की लोगों की सेवा कीजिए, 2 पैसा भी आएगा, साथ में समाज का नाम भी बरकरार रहेगा। तमाम बातें हैं। हमारे बहुत से युवा साथी बड़े जोश जुनून के साथ इंदौर जैसे महानगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब लक्ष्य से भटक जाते हैं तो वो भी वापस घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं, हताश हो जाते हैं। बहुत से युवा तो हताश ही हो जाते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं और बहुत ना सुसाइड बहुत होते रहते हैं ना, तनाव के कारण ना। ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग कलेक्टर बनेंगे, एसडीएम बनेंगे या 3rd क्लास एम्प्लॉय बनेंगे तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा, जीवन का उद्धार। ऐसा नहीं है यार, हम लोग पढ़ने आए हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हम लोग अच्छी नौकरी ले, अच्छे पद पे जाएं ना। यहाँ आए तो इतना काबिल बन जाओ, एक अच्छा इंसान बन जाओ। जब हम लोग एक अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, तो बिल्कुल एक अच्छे जगह पर होंगे। हमारा उद्देश्य नौकरी लेने का नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं एसडीएम बनूँ, कलेक्टर बनूँ ना। लेकिन जब वहाँ पर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस बीच यहाँ जो तैयारी कर रहा हूँ, जो ज्ञान का मैं अर्जन कर रहा हूँ, तो जब यहाँ से निकलूँ तो एक अच्छा इंसान बनकर निकलूँ। जहाँ पर भी रहूँ तो थोड़ा व्यवस्थित रहूँ ना, हताश नहीं होना है। यदि हम हताश हो जाएंगे तो हमारे लक्ष्य तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे ना। बहुत से बच्चे क्या हताश हो जाते हैं ना, शुरू में अच्छे पूरी लगन से तैयारियां करते हैं, तैयारियों के बीच में बहुत सी बार भर्तियां सही समय पर नहीं हो पाती है, भर्तियों का शेड्यूल नहीं आ पाता है, तो व्यक्ति क्या पहले ही बहुत सारी समस्या रहती है। एक छात्र के पास उसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं ना, कि सुबह खाना बना लिया तो शाम को ये टेंशन रहती है शाम को सब्जी कौन सी लाना है और कहाँ से लाना है। महीना खत्म होने से पहले ये टेंशन रहता है कमरा किराया कहाँ से देना है, कमरा किराया दे दिया 3 महीने बाद गैस टंकी कैसे भरवाना है, कोचिंग भी हजारों लाखों रुपए कैसे भरना है। तमाम प्रकार की समस्याओं को वो झेलते हुए आगे बढ़ता है ना। जिनके पास पैसों के ढेर लगे उन्हें तो कोई इन बातों की फिक्र नहीं होती है।
तो पढ़ने वाले युवा साथियों से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कभी भी हताश ना होकर अच्छे से पढ़े ना। यदि हमें नौकरी नहीं मिलती है, अभी सभी को नौकरी तो मिलेगी नहीं ना, क्योंकि पद इतने हैं नहीं ना। जितने पदों का सृजन किया गया उन पर भी सरकार भर्तियां नहीं निकाल पा रही है ना। तो हमारे ज्ञान का जो स्तर है ना, उसे अच्छा बनाए रखना है। साथ ही साथ ये उद्देश्य होना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए, हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि हम चलो यहाँ से तैयारी कर लिए ना, 2-3 प्रयास भी किए हैं, 5 प्रयास किए हैं, उसके पश्चात भी लग रहा है कि हमारा चयन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर पैसे ना बिगाड़ते हुए कहीं ना कहीं हमें व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं छोटा मोटा धंधा खोल लिया, या आप ना आपने जिस क्षेत्र के लिए शिक्षा हासिल की है उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि 2 पैसा आता रहे, अपना काम चलता रहे, आर्थिक बोझ ना हम पर आए, हमारे परिवार वालों पे ना आए। हम भी कब तक उनसे पैसा लेते रहेंगे ना। फिर भी मैंने हमारे नौजवान युवा साथियों को शहरों में देखता हूँ ना, जिनके माँ बाप घर पे ना फटे कपड़े फटे जूते पहनकर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। वाकई में एक कृषक ना, एक किसान दिन रात मेहनत करता है, वो रात को भी नहीं सो पाता बेचारा, रात को भी पानी देने चले जाता है, सिंचाई करता खेतों में ना। खुद फटे जूते पहन लेगा, फटे कपड़े पहन के घूम लेता है, पुराने कपड़े पहनकर घूम लेता है, लेकिन अपनी औलादों के लिए नए कपड़े दिलाता, नए जूते दिलाता है, उधार करके साहूकार से पैसा लेके ना, अपने बच्चों के लिए हर महीने खाते में पैसे डालता है, इस उम्मीद से कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा बड़ा अधिकारी बनेगा, एक अच्छा कर्मचारी बन जाएगा। लेकिन उस जो बाप इतनी मेहनत करता, वो मेहनत एक बेटे को नहीं दिखाई देती है। ये सब एहसास होता है जब हम लोग, हमारी जो युवा अवस्था गुजर जाती है, उसके पश्चात हमें एहसास होता है कि नहीं है ना, हमारे माता पिता सही थे और उस समय हमें मेहनत कर लेना चाहिए थी, हमें दिशाहीन नहीं होना था। तमाम चीजें हैं जिनमें सुधार होना चाहिए ना। वैसे अभी सामाजिक संगठनों के कारण अनेक बदलाव देखने को मिले हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ ना। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले हैं। पहले हमारे लोग बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं करते थे, ट्रेडिशनल कोर्सेस में ज़्यादा रुचि रखते थे, लेकिन आज अधिकांश हमारे युवा साथी मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, विधि के क्षेत्र में जा रहे हैं, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सही प्लेटफॉर्म का चयन कर रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले समय में हमें हमारे समुदाय से निकले हुए हजारों डॉक्टर दिखेंगे, हजारों इंजीनियर दिखेंगे, हजारों एडवोकेट वकील दिखेंगे। हजारों सीए देखने को मिलेंगे। बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की जो गति है इसे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग ने ना इस देश के आज़ाद होने के 70-75 साल बाद अभी हम चलना सीखे हैं, और वो लोग तब से चलना सीख गए थे, तो हम लोग कितने 70-75 साल पीछे हैं। तो अभी चलना तो सीख गए, हम लोग स्टार्ट किया है, तो अभी हमें चलना नहीं, दौड़ना है अभी, तब तो हम लोग उनके बराबर पहुंच पाएंगे। अन्यथा ना
इसी चाल से चलेंगे तो यहीं रह जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी जो वाणी को यही विराम देता हूँ। कुछ गलत कहा है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया या मेरे शब्दों से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद।